Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Acharya Vinoba Bhave, and this topic is important from our syllabus GS पेपर 1 पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. एथिक्स पेपर में भी जो GS पेपर 4 है आपका, उसमें एक चैप्टर है टीचिंग्स ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स, वहाँ पे भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो देखते हैं, सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं. देखिए, आचार्य विनोबा भावे वॉज बॉर्न ऑन 11 सितंबर 1895 इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी. क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिशर्स ने प्रोविंसेस को ऐसे ही बना रखा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी. नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो हाल फिलहाल में बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आचार्य विनोबा भावे गया है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही पेड अ रिच ट्रिब्यूट टू आचार्य विनोबा भावे ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी. अब जरा देखते हैं अबाउट आचार्य विनोबा भावे. तो ही वॉज गांधीयन इन हिज आइडियोलॉजी. इनफैक्ट अपने हाई स्कूल की स्टडीज़ को छोड़ करके विनोबा भावे जी ने गांधीयन आश्रम जो साबरमती में था उसको ज्वाइन कर लिया था टू लर्न द गांधीयन वे ऑफ लाइफ, एसेटिक लाइफ. जो साधु या समर्पण का जो जीवन था उसको सीखने के लिए उन्होंने गांधी आश्रम को जो साबरमती में था उसको ज्वाइन कर लिया था. तो गांधी जी की जो टीचिंग्स थी, एंड दैट वाज मेनली अराउंड ऑस्टेरिटी, मतलब मिनिमलिस्ट अप्रोच जिसको कहते हैं ना, सादा जीवन. तो बहुत ज़्यादा लाइफ में मटेरियलिस्टिक ना होना, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उन्हीं को रखना, उसके ऊपर एक्यूमुलेशन ना करना, दैट इज़ ऑस्टेरिटी. तो गांधीयन जो लाइफस्टाइल थी, जो गांधीयन टीचिंग थी, उसी से इंस्पायर होकर के विनोबा भावे जी ने भी अपने पूरा जीवन बिताया, और उसी आइडिया से इंस्पायर होकर के ही ट्राइड टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन विलेज एरियाज़. फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ही टुक पार्ट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको पीटी पर्सपेक्टिव से याद होना चाहिए, वो है रिगार्डिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह. आपको याद होगा 1940 में, जब 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को भी उसका पार्टी बना दिया, तो इंडिया ने तो पहले ऑब्जेक्ट किया, बाद में धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया, बट ऑन ए डिमांड कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मोर ऑटोनॉमी दी जाएगी, इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको और ज़्यादा पावर डेलीगेशन किया जाएगा. लेकिन इसके जवाब में ब्रिटिशर्स लेकर के आए ऑगस्ट ऑफर दैट वाज ब्रॉट इन 1940. उसमें कुछ खास पॉलिटिकल डेलीगेशंस या पावर डेलीगेशंस थे नहीं, और फिर इससे नाराज़ होकर के, या आप कहिए डिससेटिस्फाई होकर के, फिर गांधी जी ने लॉन्च किया इंडिविजुअल सत्याग्रह. इंडिविजुअल सत्याग्रह इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि उस टाइम में पूरा देश तैयार नहीं था एक नए मूवमेंट के लिए. तो फिर पूरा देश तो तैयार है नहीं नए मूवमेंट के लिए, फिर भी सत्याग्रह तो करना है, तो फिर शुरू किया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह. ये आपने इंडियन हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ रखा होगा. तो जो इंडिविजुअल सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने 1940 में अगेंस्ट ऑगस्ट ऑफर, उसमें पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रही बने वो आचार्य विनोबा भावे ही थे. उसके अलावा आपको पता होना चाहिए, फिर सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे. ये सब पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा. यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे सवाल पूछा हुआ है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 में. आचार्य विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन फॉर हिज सोशल वर्क, और सबसे बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल वर्क में है भूदान मूवमेंट. दिस भूदान मूवमेंट इज इंस्पायर्ड बाय गांधीयन आइडिया ऑफ सर्वोदय, दैट मीन्स प्रोग्रेस फॉर ऑल. तो क्या है भूदान मूवमेंट, उसको भी जरा समझते हैं. भूदान, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, इट मीन्स गिफ्ट ऑफ लैंड मूवमेंट. तो हुआ क्या, 1951 में आज़ादी के जस्ट बाद ही पोंचमपल्ली जो विलेज है, आज के तेलंगाना स्टेट में है, पोंचमपल्ली विलेज के हरिजन्स ने, जो यानी कि वहाँ के जो दलित कम्युनिटी थी, उन्होंने आचार्य विनोबा भावे जी को रिक्वेस्ट किया कि अगर उनको कुछ ज़मीनें, लगभग 80 एकड़ के आसपास की ज़मीनें उनको मिल जाएं, तो वो फिर अपने खुद से खेती करके अपना सर्वाइवल कर सकते हैं. तो इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया आचार्य विनोबा भावे जी को कि प्लीज़ अरेंज अस सम लैंड सो दैट वी कैन मेक अ लिविंग फॉर आवर सेल्फ. फिर आचार्य विनोबा भावे जी ने कुछ लोकल लैंडलॉर्ड्स को रिक्वेस्ट किया कि आप हरिजन्स की इन रिक्वेस्ट को मीट करें, उनकी इस नीड को मीट करें. उसमें से फिर एक लैंडलॉर्ड वो आचार्य विनोबा भावे जी के रिक्वेस्ट से मूव हो करके उन्होंने कुछ ज़मीनें हरिजन्स को अलॉट की.
और उस लैंडलॉर्ड की इस एक्टिविटी ने फिर बाकी लैंडलॉर्ड्स को भी इंस्पायर किया, बाकी सारे लोग जिनके पास सरप्लस में ज़मीनें थी उनको इंस्पायर किया, और फिर शुरू हुआ भूदान मूवमेंट, गिफ्ट ऑफ द लैंड मूवमेंट. इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉलेंटरी सोशल मूवमेंट इन इंडिया. पोस्ट इंडिपेंडेंस ये सबसे बड़ी आप लैंड रिलेटेड मूवमेंट मान सकते हैं, भूदान मूवमेंट. क्योंकि बात फिर यहीं नहीं रुकी, फिर आचार्य विनोबा भावे जी ने इस सक्सेस से इंस्पायर होकर के पूरे इंडिया में ट्रैवल करना शुरू किया, अलग अलग कोनों में गए और वहाँ पे उन्होंने लोकल ज़मींदार्स को कन्विंस किया कि आप भी भूदान मूवमेंट का पार्ट बने और आप भी जो लैंडलेस लोग हैं आपके आसपास में उनको ज़मीनें गिफ्ट करें. सरप्लस लैंड रख के कोई फ़ायदा नहीं है. एक तरफ आपके पास एक्सेस ज़मीनें हैं, दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग ऑन इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द कंट्री. और फिर आचार्य विनोबा भावे जी ने पूरे इंडिया के अलग अलग कोनों को ट्रैवल किया. माना जाता ही ट्रैवल 58,741 किलोमीटर टू कन्विंस लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. और इसके कारण भूदान मूवमेंट बिकेम ए ग्रेट सक्सेस. इनफैक्ट 1.3 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड, यानी कि लगभग 13 लाख एकड़ ऑफ लैंड were distributed to the poor landless farmers, and this can be considered as I said, a new chapter in the history of sacrifices and non-violence in India. भूदान मूवमेंट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए. अभी आचार्य विनोबा भावे जी से रिलेटेड कुछ पीटी पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से देख लेते हैं. So he was the first international figure to receive Ramon Magsaysay Award in 1958. Ramon Magsaysay Award आपको पता होना चाहिए, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया भी है. 1957 में फिलीपीन गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विद रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन न्यूयॉर्क, उनके साथ ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड शुरू किया, जो लोगों के अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए, जैसे पॉलिटिक्स के फील्ड में या सिविल सोसाइटी या सर्विस के फील्ड में अगर कंट्रीब्यूशन के लिए लोगों को रिकॉग्नाइज करते हुए रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है. सो मेनली इट इज़ गिवन बाय द फिलीपीन गवर्नमेंट. हाल फिलहाल में भी ये न्यूज़ में था. तो विनोबा भावे बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल फिगर आउटसाइड फिलीपीन टू गेट दिस रेमोन मैग्सेसे अवार्ड. ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड विद भारत रत्न अवार्ड बट पोस्ट्यूमसली इन 1983. उनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें स्वराज्य शास्त्र, गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति और द थर्ड पावर. In 1923 he also brought out Maharashtra Dharma, which was a monthly magazine published in Marathi which has its essays in Upanishads. तो महाराष्ट्र धर्मा was mainly having essays in Upanishads. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया रिलीजिंग स्टेटमेंट ऑन Tamil issue in United Nations Human Rights Council, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो इस आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड देखनी होगी श्रीलंका की पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड. देखिए, आपको पता है कि इंडिया के सदर्न रीजन में यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट है और उसके फिर साउथ में वी हैव आवर नेबर कंट्री श्रीलंका. अगर श्रीलंका के डेमोग्राफी की बात की जाए तो उसके नदर्न रीजन में, यहाँ पे इस रीजन में जिसको हम लोग जाफना प्रोविंस कहते हैं, जहाँ पे श्रीलंका का लगभग 10% पॉपुलेशन रहता है, वहाँ पे ज़्यादातर तमिल एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तमिल्स, जिनका लैंग्वेज तमिल है और रिलीजन मोस्टली हिंदू है, कुछ केसेस में क्रिश्चियनिटी भी है. जबकि बाकी जो मेन लैंड श्रीलंका है या ये जो सेंट्रल लैंड है श्रीलंका का, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी एथनिसिटी है सिन्हालीज, उनका लैंग्वेज है सिन्हाला और रिलीजन है बुद्धिज़्म. तो चूँकि सिन्हाला मेजॉरिटी में है तो दे आर डोमिनेंट कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका और वो फिर तमिल्स को डोमिनेट करते हैं और कई सारे उनके इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स को बहुत बार सप्रेस भी करते हैं. तो कई सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं सिन्हालाज ने जो तमिल्स के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स को सप्रेस करते हुए बनाए हैं उन्होंने. फॉर एग्जांपल, दे ब्रॉट ऑफिशियल लैंग्वेज लॉ इन 1956 वेयर दे मेड सिन्हाला ओनली एज ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट तमिल. तो नेचुरली जो लोगों को सिर्फ तमिल आती है,
खासकर तमिलियन लोगों को अगर सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया तो सरकारी नौकरियां पाने में तकलीफ होगी जिनको तमिल आती है। इस तरह के कई सारे और भी पॉलिसीज़ लाए। सिटीजनशिप को लेकर के कई सारे नए कानून लाए गए जिससे कई सारे तमिल्स की सिटीजनशिप क्वेश्चन हो गई। तो मुद्दा ये है कि तमिलियंस के सिविल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स को सप्रेस कर रहे थे सिन्हाला मेजॉरिटीज़, और इस कारण से फिर तमिल्स ने इंसर्जेंसी का रास्ता अपनाया। इंसर्जेंसी का मतलब होता है आर्म्ड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जब वहाँ की उनकी सरकार ही सिन्हालाज मेजॉरिटी के फेवर में काम कर रही है और सिन्हाला मेजॉरिटी तमिल्स के पॉलिटिकल और सिविल और इकोनॉमिक राइट्स को सप्रेस कर रहे हैं, उस केस में तमिलियंस ने आर्म्ड इंसर्जेंसी किया अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है LTTE। LTTE was formed in 1976, Liberation of Tigers of Tamil Eelam अंडर लीडरशिप ऑफ प्रभाकरन। और LTTE ने अब डिमांड करना शुरू किया कि हमें एक अलग देश चाहिए तमिलियंस के लिए, ये रीजन को एक अलग देश बना दिया जाए तमिल्स के लिए। और LTTE इंसर्जेंसी चलती रही 1976 से लेकर के काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, लेकिन अल्टीमेटली LTTE इंसर्जेंसी को 2009 में जाकर के श्रीलंकन आर्मी ने सिरे से ख़त्म कर दिया। इट रूटेड आउट कम्प्लीटली इन 2009। तो एंड ऑफ LTTE देखते हैं। LTTE तो वैसे काफ़ी सालों से चल रहा था और ऐसा माना जाता है कि कुछ केसेस में LTTE गॉट इम्प्लिसिट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एज वेल, बट राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद से इंडिया के सारे कनेक्शंस खासकर तमिल मुद्दों पे इंडिया टुक ए हैंड्स ऑफ अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू श्रीलंका। लेकिन 2005 से LTTE इंसर्जेंसी 1976 से चल रही थी। लगभग 30 सालों बाद 2005 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने महिंदा राजपक्षा, और महिंदा राजपक्षा ने काफ़ी हार्ड स्टैंड अपनाया अगेंस्ट LTTE। उन्होंने श्रीलंकन आर्मी को फ्री हैंड दिया कि आप LTTE को सरेंडर कराएं और ख़त्म करें। और कोइंसिडेंटली उस टाइम में डिफेंस मिनिस्टर थे उनके ब्रदर गोटबाया राजपक्षा, और इन दोनों भाइयों ने मिलकर के महिंदा राजपक्षा बीइंग द प्रेसिडेंट एंड गोटबाया राजपक्षा बीइंग द डिफेंस मिनिस्टर, इन लोगों ने मिलकर के 4 सालों में 2005 से लेकर के 2009 तक के बीच में LTTE के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और LTTE को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। प्रभाकरन वॉज फोर्स टू कमिट सुसाइड, हिज इंटायर फैमिली वॉज किल्ड। LTTE इंसर्जेंसी ख़त्म 2009 तक। लेकिन किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का एक नेगेटिव आउटकम ये होता है कि सिविलियन पॉपुलेशन के ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। कई सारे जो सिविलियन तमिल्स इस एरिया में रहते थे, सारे के सारे तो LTTE इंसर्जेंट नहीं है ना, तो कई सारे जो सिविलियन तमिल्स इस एरिया में रहते थे उनकी राइट्स वॉलेट हुई। कई सारे सिविलियंस के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस हुए, रेप, मर्डर, जीनोसाइड, एवरीथिंग दैट कुड बी थॉट ऑफ, every atrocious thing that could be thought of were committed by Sri Lankan army, ऐसा एलिगेशंस हैं। तो वॉर क्राइम्स एंड ह्यूमन राइट्स वॉलेशन हैपेंड, और वॉर क्राइम और ह्यूमन राइट्स वॉलेशन में कहीं ना कहीं जो ये राजपक्षा ब्रदर्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको रिस्पॉन्सिबल मान रही थी, क्योंकि इन्होंने फ्री हैंड दिया था इन श्रीलंकन आर्मी को, जो करना है करो लेकिन LTTE इंसर्जेंसी को ख़त्म करो। So this is how once the insurgency got over in 2009, a new chapter began in Sri Lankan history, and that chapter was with respect to United Nations Human Rights Council। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ को लिया जाता है। तो आपने इंसर्जेंसी तो ख़त्म कर डाली श्रीलंका में, लेकिन कई सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर डाले, और इस कारण से आपने ह्यूमन राइट्स काउंसिल को मौका दे दिया अपने खिलाफ कई सारे एक्शंस लेने के। देखते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में ब्रीफली, फिर आगे चलेंगे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, जिसका मेन पर्पस है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसके लिए कई सारे ये रिजोल्यूशन लेकर के आता है, उस रिजोल्यूशन को पास भी किया जाता है। वो बात अलग है कि दीज रिजोल्यूशंस आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। जो मेंबर कंट्री है चाहे तो वो माने या नहीं भी मान सकते हैं, बट ना मानने से ऑफ कोर्स उनका इमेज ख़राब होता है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे UNSC वगैरह में उनके खिलाफ एक्शंस लिया जा सकता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो रिजोल्यूशंस हैं वो डायरेक्टली बाइंडिंग नहीं है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर किसी भी वक्त 47 मेंबर कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, एंड दीज कंट्रीज़ आर elected by United Nations General Assembly for a period of 3 years। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 3 सालों का मेंबरशिप होता है, और वो एक
टर्म के लिए रिन्यू और हो सकता है, मतलब 2 कंजिक्यूटिव टर्म तक कोई भी मेंबर कंट्री यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर रह सकता है, मैक्सिमम 6 साल तक। तीसरा टर्म एक बार में कंटिन्यूटी में नहीं मिलता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो सेशन है दैट इज़ हेल्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मुद्दा यह है, भारत की अगर बातचीत की जाए तो इंडिया वाज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फ्रॉम 2018 टू 2021 एंड देन इंडिया गॉट री इलेक्टेड। तो इंडिया अभी मेंबर है 2021 से लेकर के 2024 तक। अब वापस से मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर तो 2009 में ख़त्म हो गया, लेकिन फिर कई सारे ह्यूमन राइट्स वॉलेशन हुए और उसके कारण यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कई सारे रिजोल्यूशंस लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ। श्रीलंकन गवर्नमेंट माने राजपक्षा ब्रदर्स, यही थे पावर में सिंस 2005 इटसेल्फ। देखिए श्रीलंका के अंदर आप देखें उनका पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के टर्म पे 2 टर्म का लिमिटेशन लगा हुआ है कि नो पर्सन कैन रिमेन प्रेसिडेंट फॉर मोर देन 2 कंजिक्यूटिव टर्म, जस्ट लाइक जैसे यूएस में है वैसे श्रीलंका के अंदर भी। तो फिर पहले महिंदा राजपक्षा प्रेसिडेंट रहे 2 टर्म के लिए, फिर 2 टर्म खत्म हो गया तो गोटबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट बन गए, महिंदा राजपक्षा फिर प्रधानमंत्री बन गए। तो मतलब ये पावर खेल रहे हैं आपस में, पूरी मतलब कंट्रोल श्रीलंकन पॉलिटिक्स की इनके हाथ में थी और ये वही लोग हैं जिन्होंने इंसर्जेंसी को ख़त्म कराया है। तो नेचुरली दे वेर हीरोज इन द आइज ऑफ द सिन्हाला मेजॉरिटी। लेकिन रिजोल्यूशंस आ रहे हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इनके खिलाफ। तो 2012 में एक रिजोल्यूशन लाया गया इनके खिलाफ, श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ, जो राजपक्षा ब्रदर्स जब पावर में थे तब, कि आप लोगों ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान, और जो लोग भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। तो श्रीलंकन सरकार थोड़ा दबाव में आ गई और दबाव में आकर के उन्होंने कमेटी बनाया, लेसन लर्न रिकन्सिलिएशन कमेटी, और उन्होंने प्रॉमिस किया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को कि हाँ ठीक है, हम लोग इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हुए हैं सिविल वॉर के दौरान उसको एड्रेस करेंगे। अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया उस टाइम में भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर था, बट इट डिड वोट इन द फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन, यानी कि अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट। हमने उस रिजोल्यूशन के फेवर में इसलिए वोट किया क्योंकि जो लोकल तमिल्स हैं हमारे देश के, जो तमिलनाडु में रहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को एसुएज करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए। आप ध्यान से समझिए, श्रीलंकन सरकार के फेवर में वोट करने का मतलब है, जब तक महिंदा राजपक्षा और गोटबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके फेवर में वोट करने का मतलब है कि अपने देश के अंदर जो तमिल्स हैं उनके खिलाफ वोट करना। क्योंकि तमिल्स जो हमारे देश के हैं, जो तमिलनाडु में रहते हैं, और जो श्रीलंका के नदर्न प्रोविंस में, जाफना प्रोविंस में तमिल्स रहते हैं, दोनों के बीच में काफ़ी कल्चरल सिनोनिमिटी है और एक तरीके का आप समझिए कई सारे क्रॉस कंट्री मैरिजेज भी होते हैं, बहुत क्लोज कल्चरल कोऑर्डिनेशन है। तो अगर श्रीलंकन तमिल्स को कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो इंडियन तमिल्स भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं श्रीलंकन तमिल्स के फेवर में फैसला लेने के लिए। तो जब ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक आया रिजोल्यूशन जिसमें बात की गई कि तमिलियंस के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ और श्रीलंकन सरकार को एक्शन लेना चाहिए, तो भारत सरकार ने उस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया कि हाँ हम भी मानते हैं तमिलियंस के खिलाफ जाती हुई है और श्रीलंकन सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए। श्रीलंकन सरकार ने लेसन सरन्स रिकन्सिलिएशन कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 2 साल में कुछ भी खास प्रोग्रेस दिखाया नहीं, एंड आफ्टर दैट अनदर रिजोल्यूशन वाज ब्रॉट इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2014। इस बार अगेन क्रिटिसाइजिंग श्रीलंका कि आपको कुछ ना कुछ करना होगा। इस बार इंडिया ने वोटिंग से एब्सटेन कर लिया, इंडिया ने वोट ही नहीं किया, क्योंकि एक तरफ श्रीलंका है जिससे हम अच्छी दोस्ती बनाना चाहते हैं और दूसरे तरफ तमिलियन इश्यूज़ हैं, तमिल लोग जो हमारे देश के हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। अगर रिजोल्यूशन के फेवर में वोट करो तो श्रीलंकन सरकार नाराज़ हो जाएगी, महिंदा राजपक्षा गोटबाया राजपक्षा नाराज़ हो जाएंगे, उनसे संबंध बनाए रखना भी ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट करो तो फिर देश के तमिल्स नाराज़ हो जाएंगे और वोट बैंक पॉलिटिक्स को नुकसान होगा। तो 2014 में जो रिजोल्यूशन लाया गया उसमें इंडिया ने ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच लिया और उन्होंने एब्सटेन कर लिया। वो पता लगा कि इस रिजोल्यूशन की मदद से, जिस रिजोल्यूशन को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन नंबर 30/1, उसके मदद से ये फैसला किया गया कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक हाइब्रिड कोर्ट बनाएगा। हाइब्रिड कोर्ट जिसमें कुछ श्रीलंका के डोमेस्टिक जजेस भी होंगे, कुछ विदेशी जजेस भी होंगे, जो मिल करके ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस को लेंगे और फिर इस इशू को एड्रेस करेंगे। तो श्रीलंका ने उस टाइम में फिर रिजोल्यूशन नंबर 30/1 को माना। उन्होंने कहा ठीक है, हाइब्रिड कोर्ट बनाया जाएगा एज पर दिस
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिजोल्यूशन, इंटरनेशनल दबाव में आकर के मानना ही था श्रीलंका को। श्रीलंका ने माना, लेकिन श्रीलंका ने फिर ये हाइब्रिड कोर्ट बनने नहीं दिया, क्योंकि बनना तो उन्हीं के देश में था। फॉरेन के कोर्ट्स रेडी भी होंगे तो क्या हुआ, डोमेस्टिक जजेस नहीं प्रपोज किए उसने। और 2019 में जाकर के वापस से 5 साल बाद रिजोल्यूशन पास हुआ था 2014 में, 2019 में जाकर के आफ्टर 5 ईयर्स श्रीलंका ने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया फ्रॉम रिजोल्यूशन नंबर 30/1। कहा हम नहीं मानते ये हाइब्रिड कोर्ट वगैरह, नहीं होगा हमारे देश में इस तरह की कोई भी कोर्ट जो हमारे सोवरेनिटी को हैम्पर करे, सोवरेनिटी को चैलेंज करे। तो फिर जब श्रीलंका ने 2019 में विड्रॉ कर लिया तो 2020 में फिर एक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में लाया गया एक रिजोल्यूशन इन द 46th काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और उस केस में फिर श्रीलंका ने कुछ भी डिसीजन मानने से मना कर दिया। श्रीलंकन सरकार जो है वो धीरे धीरे रिजिड होते जा रही थी। अब आपको इक्वेशन समझने एक्चुअली में चल क्या रहा था। ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, ये अगर देखा जाए तो ये ट्रू मायने में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कम इंटरेस्टेड है। वो श्रीलंकन सरकार का जो टिल्ट है चाइना और पाकिस्तान की तरफ, उसको रोकने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये इंटरनेशनल बॉडी, इट इज़ मेनली डोमिनेटेड बाय यूएस एंड इट्स allies in Europe, and US and its allies in Europe, their main interest is to counter China। और ये जो महिंदा राजपक्षा या गोटबाया राजपक्षा की सरकार थी, ये लोग प्रो चाइना थे, ये रह करके चाइना स्टैंड लेना चाह रहे थे। तो इनको फिर कंट्रोल में लाने के लिए जब जब ये चाइना के गीत गाते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इनके खिलाफ रिजोल्यूशन ला दिया जाता है कि तुमने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया था, आओ जवाब दो। ये बेचारे फिर थोड़ा सा बैलेंस में आ जाता है कि नहीं नहीं हम चाइना से दूर पे हैं। मुद्दा यह है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक तरीके से एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि महिंदा राजपक्षा और गोटबाया राजपक्षा को चाइना से दूर रखा जा सके। तो ये चल रहा था वहाँ पे, और इसमें इंडिया के लिए कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन बना हुआ था। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में 2 मुद्दे आ रहे हैं। एक तरफ तो हम श्रीलंका से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे, तो इसके लिए हमें गोटबाया राजपक्षा जो बाद में प्रेसिडेंट बने उनके फेवर में वोट करना था, यानी कि रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट करना था। दूसरी तरफ हम ये भी नहीं चाहते कि श्रीलंका चाइना से ज़्यादा नज़दीक आ जाए, तो हम उस कारण से हम चाहते थे कि ये रिजोल्यूशन पास भी हो ताकि इनके ऊपर दबाव बना रहे और चाइना से दूरी बनाए रखें। तीसरा, अगर हमारे ऊपर तमिलनाडु के जो तमिलियंस हैं, इसका डोमेस्टिक प्रेशर भी हमारी सरकार के ऊपर, इसलिए वो रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सरकार ने बार बार प्रेफर किया कि हम एब्सटेन कर जाएं। तो पहली दफ़ा हमने रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया, फिर 2 दफ़ा हम एब्सटेन कर गए, 2014 में और 2020 में। लेकिन 2022 में अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल इक्वेशंस बदले। आप सबको पता होगा, मैंने बताया 2022 में जाकर के श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुई, और इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हुआ। लोग दुखी हो गए राजपक्षा ब्रदर्स से। एक थे प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा और उनके भाई महिंदा राजपक्षा थे प्राइम मिनिस्टर। जो पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे महिंदा राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर थे, और दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ काफ़ी ख़राब, श्रीलंका के अंदर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, बाद में प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सी ए मैन स्टैंड्स इन द स्विमिंग पूल एज पीपल विजिट द प्रेसिडेंट हाउस एंड प्रेसिडेंट फ्लेड द कंट्री। मतलब गोटबाया राजपक्षा देश छोड़ करके भाग गए। लोगों ने फोर्सफुली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाया, और फिर एक नई सरकार आई। Rajapaksa brothers are out and new government came to power. So these two people, Mahinda Rajapaksa and Gotabaya Rajapaksa, out of the power, and new president Ranil Wickremesinghe and his prime minister Dinesh Gunawardena came to power. और इसके साथ ही इंडिया के लिए काम काफ़ी आसान हो गया. पहले कैसा था कि सिर्फ अगर रिजोल्यूशन के कोई भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रिजोल्यूशन लाया जाता है फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन केस, तो दीज केसेस वेयर एक्चुअली अगेंस्ट दीज टू ब्रदर्स. तो उस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट करने का मतलब है कि ये दोनों भाई नाराज़ हो जाएंगे और श्रीलंका से हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे. उस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट करने का मतलब है कि तमिलियंस नाराज़ हो जाएंगे, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा. लेकिन अब ये पॉलिटिकल कैलकुलेशंस इंडिया के लिए आसान हो गए. दीज ब्रदर्स आर आउट नाउ. अब जब भी रिजोल्यूशंस लाए जाएंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, तो इंडिया आराम से उस रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर देगा, क्योंकि नाउ सपोर्टिंग दिस रिजोल्यूशन वुड बी लाइक
टॉकिंग अगेंस्ट राजपक्षा ब्रदर्स नॉट अगेंस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट, क्योंकि श्रीलंकन सरकार बदल चुकी है भाई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो इन दोनों ने किया है ना, तो इनके खिलाफ केस लाओ, और इनके खिलाफ वोट भी कर रहा है इंडिया, तो इससे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस खराब नहीं होंगे। एंड दिस इज हाउ इट हैज़ मेड इंडियाज पोजीशन ईजियर एट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और अब तो करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया ने उल्टा, जैसे ही ये राजपक्षा ब्रदर्स पावर से बाहर गए, इंडिया ने उल्टा अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में खुद आगे बढ़ के सवाल उठाया है कि श्रीलंकन सरकार कोई भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्यों नहीं ले रही है एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए इन तमिल रीजन्स, और तमिल एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रही है। दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन रिलीज बाय इंडिया इन द ऑनगोइंग 51st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अब क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंकन सरकार जो है वो अब ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हुए हैं उसको लेकर के कोई ना कोई कमेटी बनाएगी, और उस कमेटी में फिर राजपक्षा ब्रदर्स को दोषी पाया जाएगा और राजपक्षा ब्रदर्स को सज़ा सुनाई जाएगी। अब देखा जाएगा कैसे उनको सज़ा होती है। तो मुद्दा ये है कि राजपक्षा ब्रदर्स के बाहर जाने से ही इंडिया के लिए जो कैलकुलेशंस थे कि हम श्रीलंका रिजोल्यूशन के फेवर में वोट करें कि अगेंस्ट में वोट करें, ये कैलकुलेशंस अब आसान हो गए हैं। अब रिजोल्यूशन के फेवर में वोट करने से भी तमिलियंस भी खुश, वहाँ की सरकार भी खुश, क्योंकि वहाँ की सरकार भी तो इन दोनों के खिलाफ है। And this is how equations have been easier for India, and this is how India has taken a bold step, and it itself has raised the issue of Tamil issue on UNHRC platform. ये इससे हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? तो इससे हमें एक बात फिर से पता लगती है कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, देश के अंदर होने वाली पॉलिटिक्स फॉरेन रिलेशंस को या इंटरनेशनल रिलेशंस को गाइड करती हैं। जैसे श्रीलंका के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हुई, राजपक्षा ब्रदर्स आउट एंड न्यू पीपल इन हु आर अगेंस्ट राजपक्षा ब्रदर्स, दे बिलोंग टू यूएनपी जबकि दे बिलोंग टू एसएलएफपी पार्टी। राजपक्षा ब्रदर्स आउट, एंड दिस इज हाउ यू कैन सी कि हाउ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्ले इट्स रोल इन डिटरमाइनिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे ही डोमेस्टिक कैलकुलेशन श्रीलंका के अंदर बदले, इंडिया का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू श्रीलंका चेंज हो गया। यही हमारा देश, जब कोई दूसरा देश रिजोल्यूशन लाता था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, तो हम एब्सटेन कर रहे थे, और अब यही हमारा देश, जैसे ही राजपक्षा ब्रदर्स आउट, हम खुद आगे बढ़ कर के श्रीलंकन सरकार के से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली श्रीलंकन सरकार से नहीं पूछ रहे हैं, हम राजपक्षा ब्रदर्स से पूछ रहे हैं कि तुमने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया था उसका अब उस पूरे मुद्दे में जो जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाओ। तो इसी से मिलता जुलता यूपीएससी ने 2013 में सवाल पूछा था मेंस में, इन रिस्पेक्ट of India Sri Lanka relations discuss how domestic factors influence foreign policy। अब देखिए कैसे डोमेस्टिक फैक्टर्स, सरकार का बदलना, इसने कैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी को बदल दिया विथ रिस्पेक्ट टू श्रीलंका। तो ये है मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। इसी टॉपिक पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बजट 2019-20 में अनाउंस किया गया था, लेकिन फिर जाकर के इसको 2020 में लॉन्च किया गया, और हाल फिलहाल में इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसकी सेकेंड एनिवर्सरी पूरी हो गई है। जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में फिशरी प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा। इसमें टोटल 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, एंड द टारगेट इज़ कि 5 सालों में, यानी कि 2020 से लेकर के 2025 तक में फिश प्रोडक्शन को हम लोग लगभग 70 लाख टन्स तक इंक्रीज़ कर दें आने वाले 5 सालों में। टोटल 20,000 करोड़ खर्च होने हैं, उसमें से 11,000 करोड़ खर्च होने वाले हैं मरीन या इनलैंड फिशरीज़ को डेवलप करने में, जबकि 9,000 करोड़ खर्च होने वाले हैं फिशरीज़ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि फिशिंग हार्बर या कोल्ड चेन्स को डेवलप करने में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये 4 फैक्टर्स याद रखना। इट विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द फिशरीज सेक्टर। कैसे स्ट्रेंथनिंग करेगा? फिशरी सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, उसके पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में मदद करेगा। प्रोडक्शन के अलावा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कि फिशेस कॉट पर यूनिट एरिया और पर यूनिट मनी स्पेंट, ये होता है प्रोडक्टिविटी, या फिशेस प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वर्कफोर्स। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी मदद करेगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, क्योंकि फिशेज आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इससे सिर्फ राइस और वीट खाने से कैसा होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं ज़्यादा, प्रोटीन ना मिलने से एक हिडन हंगर का प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिशेस की प्रोडक्शन से ये जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, हिडन हंगर का प्रॉब्लम है, वो एड्रेस होगा। उसके अलावा मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमने देखा
कोल्ड स्टोरेज या फिशिंग हार्बर, इन सबको स्ट्रेंथन किया जाएगा विथ हेल्प ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो फॉर अबाउट 15 लाख फिशरमैन. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो भी ज़रा देखते हैं. तो इट्स ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरा का पूरा कॉस्ट भारत सरकार बियर करने वाली है. इसमें 2 कंपोनेंट होंगे मेनली, एक होगा बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, एक होगा नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड. मतलब कुछ ऐसे कंपोनेंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जिसमें सिर्फ भारत सरकार को काम करना है. नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मार्केट को डेवलप करना, मार्केट प्लेस को डेवलप करना. तो इसमें कोई इंडिविजुअल बेनिफिशियरी तो है नहीं. दूसरे हैं बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, जैसे SC ST या वुमेन मेंबर्स हैं, उनको फिशरी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ इंसेंटिव देना. तो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स में 40% लगभग वो बेनिफिशियरी खर्च करेगा, तो 60% भारत सरकार खर्च करेगी. इस तरीके से बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में पार्टली द कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द बेनिफिशियरी एंड पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में 100% द कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑपरेशन परिवर्तन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये न्यूज़ है फ्रॉम सोलापुर रीजन ऑफ महाराष्ट्र. तो ये जो सोलापुर का जो रूरल रीजन है, वहाँ का सोलापुर रूरल डिस्ट्रिक्ट जो है, उसका एक इमेज ऐसा बनता जा रहा था कि आसपास के 9 से 10 डिस्ट्रिक्ट को जहरीली शराब या नकली शराब बेचने के लिए इसकी एक रेपुटेशन बन रही थी. यानी कि सोलापुर रूरल रीजन में जो काफ़ी सारे इस तरह के ट्राइबल लोग रहते थे जो नकली शराब बना करके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में बेच रहे थे, और इसलिए वो पॉपुलर भी होता जा रहा था कि भाई सोलापुर में बढ़िया शराब मिलती है, जिसको भी लोकल शराब पीनी है सब सोलापुर जाते थे. तो इसको रोकने का फिर इनिशिएटिव लिया वहाँ की IPS ऑफिसर तेजस्वी सतपुते ने. शी बिकेम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन सोलापुर रूरल डिस्ट्रिक्ट इन दिसंबर 2020. तो लगभग 2 सालों में उन्होंने यहाँ पे ये जो हूच इनिशिएटिव्स हैं या फिर नकली शराब बनाने का जो इनिशिएटिव है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया थ्रू एन ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन परिवर्तन. तो ऑपरेशन परिवर्तन में तेजस्वी सतपुते जी ने क्या किया? ऑपरेशन परिवर्तन इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पुलिसिंग एंड हार्ड पुलिसिंग. सॉफ्ट पुलिसिंग मीन्स नॉन कोअर्सिव अप्रोच, जिसमें पुलिस कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती है. सॉफ्ट पुलिसिंग वो अप्रोचेज होते हैं जिसमें लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, उनके लिए कोई दूसरा रोजगार के जरिए ढूंढे जाते हैं ताकि लोग क्राइम ना करें. और हार्ड पुलिसिंग तो जो आप पुलिस के बारे में जानते हैं वो कोअर्सिव एक्शंस लाइक क्रैकडाउन, अरेस्ट, छापेमारी, ये सब हार्ड पुलिसिंग है. तो तेजस्वी सतपुते जी ने वहाँ पे सॉफ्ट पुलिसिंग और हार्ड पुलिसिंग का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन दिखाते हुए एक ऑपरेशन परिवर्तन लॉन्च किया, जिसकी मदद से वहाँ पे जो हूच प्रोडक्शन है, नकली शराब बनाने का जो प्रोडक्शन है, उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया. तो क्या किया उन्होंने ऑपरेशन परिवर्तन में? जो वहाँ के ट्राइबल लोकल ट्राइब्स हैं, जो बंजारा ट्राइब्स, जिनको ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया था, जिस कारण से वो स्टिग्मेटाइज हो गए थे, उनको कहीं और मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, उनके लिए उन्होंने अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली अंडर दिस ऑपरेशन परिवर्तन. ऑपरेशन परिवर्तन के अंतर्गत परिवर्तन उद्योग शुरू किया गया, जिसमें इन बंजारा ट्राइब के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढी गई. वीमेन को सीविंग मशीन्स दिए गए, मेन को अलग अलग एरियाज में स्किल दिया गया और एम्प्लॉयमेंट दिया गया. गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस डेवलप किया गया कि आप इस स्कीम के अंतर्गत ये फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि इन सारे लोगों को जाली शराब बनाने से डेविएट करके किसी और मीनिंगफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराया जाए. और इस तरह से ऑपरेशन परिवर्तन बिकेम वेरी सक्सेसफुल. लगभग 80% तक जो हूच प्रोडक्शन था उस एरिया में कम हो गया. 650 से ज़्यादा परिवार जो हैं वो रिहेबिलिटेट हो गए और उन्होंने जाली शराब बनाना बंद कर दिया. तो इसका मेंस में कैसे इस्तेमाल करें? मेंस में GS पेपर 2 गवर्नेंस में अगर कभी मान लीजिए पुलिसिंग पे सवाल आ जाए या पुलिस रिफॉर्म्स पे सवाल आ जाए, तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं स्मार्ट पुलिसिंग. स्मार्ट पुलिसिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पुलिसिंग. वहाँ पे आप ये ऑपरेशन परिवर्तन का एग्जाम्पल दे सकते हैं. उसके अलावा GS पेपर 4 में केस स्टडी जैसे पूछे हुए हैं पहले भी, कि आप किसी एरिया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वहाँ पे लोग जाली शराब बना रहे हैं या कुछ इस तरह के अब काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, लेकिन उनके पास कोई दूसरा और ऑप्शन भी नहीं है, आप क्या करेंगे? इस तरह के सवाल आते हैं केस स्टडी में. वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिमिलर स्टेप्स गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑपरेशन परिवर्तन लॉन्च्ड बाय IPS ऑफिसर तेजस्वी सतपुते
इन महाराष्ट्र सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, आई विल ऑल्सो इनिशिएट सिमिलर इनिशिएटिव्स, ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं सीधा सीधा। उसके अलावा एथिक्स पेपर में ही एक चैप्टर है एटीट्यूडनल चेंज, यहाँ के लोगों का एटीट्यूड जो है वो कैसा है, अगेंस्ट द लॉ है, कानून को बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं दे रहे और हूच बना करके अपने लाइवलीहुड को चला रहे हैं। तो एटीट्यूड हूच की तरफ पॉजिटिव है, कानून की तरफ निगेटिव है। एटीट्यूडनल चेंज में भी आप इसका एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं कि कैसे एटीट्यूड को बदला जा सकता है। एटीट्यूड को बदलने के लिए एथिक्स पेपर में आप पढ़ते होंगे LEP मॉडल, लोगोस, ईथोस एंड पैथोस मॉडल। लोगोस लॉजिक दीजिए, ईथोस थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट कीजिए, इमोशनल उनको इंस्पायर कीजिए। पैथोस थोड़ा डराइए भी। तो लोगोस और इथोस इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पुलिसिंग, वेल पैथोस थोड़ा सा डराना इज हार्ड पुलिसिंग। और सब करके दिखाया तेजस्वी सतपुते जी ने। तो इस तरीके से जब एटीट्यूडनल चेंज पे आप आंसर लिख रहे हो और लोगोस, इथोस, पैथोस मॉडल को आप लिख रहे हो तो वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑपरेशन परिवर्तन लिख सकते हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में हाईएस्ट होता है और हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज हाइयर देन वर्ल्ड एवरेज। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग and this book has been written by Professor Maheshwar Niyog ji. That's all from our side for today. Thanks for watching.